स्टूडेंट्स किसी भी करियर के आगाज़ में या प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान प्रोफेशनल बहुत सी मिस्टेक करते हैं। इनमें कुछ गलतियां तो प्रिवेंटेबल होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां प्रिवेंटेबल नहीं होती हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहली गलती जो कि बहुत सी गलतियों की तरफ लेकर जाती है, वो एथिकल वायलेशन है या ब्रीच ऑफ एथिक्स है। सो एरर्स ऑफ टेक्निकल जजमेंट सीम टू बी मोर रेडिली फॉरगिवन बाय contemporaries than are those errors involving values judgment। यानी कि टेक्निकल एरर्स को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एथिकल वायलेशन को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके नतायज दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सो इसलिए एथिक्स का मकसद हमें हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए गाइड करना है। अगर हम साइकोलॉजी की फील्ड की बात करते हैं तो एथिक्स थेरेपी में, प्रैक्टिस में, असेसमेंट में और रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर साइकोलॉजिस्ट। सो आइए हम देखते हैं कि एथिक्स साइकोलॉजिस्ट के लिए क्यों अहम है। साइकोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें साइकोलॉजिस्ट का क्लाइंट के साथ बहुत क्लोज और वन टू वन इंटरेक्शन होता है, और क्लाइंट अपनी बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करता है, इस उम्मीद के साथ कि वो उन दोनों के दरमियान सीधा राज में रहेंगी। इसके अलावा क्लाइंट मुख्तलिफ कल्चर, रिलीजन या रीजन से बिलोंग करते हैं, और क्लाइंट की वैल्यूज साइकोलॉजिस्ट की वैल्यूज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। लिहाजा साइकोलॉजिस्ट को ना सिर्फ बेहतरीन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बल्कि क्लाइंट के रिलीजन, कल्चरल और एथनिक बैकग्राउंड और उनके डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत होती है। सो प्रोफेशनल्स को साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसी सूरत में एथिकल कोड प्रोफेशनल्स को हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे अपने क्लाइंट को पोटेंशियल हार्म से बचा सकते हैं और उनके राइट्स की वायलेशन से बच सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम राइट्स ऑफ अ क्लाइंट। सो देयर इज़ अ चार्टर ऑफ द क्लाइंट राइट्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्लाइंट को किसी किस्म का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हार्म ना पहुंचे। इसके अलावा क्लाइंट हैज़ अ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि क्लाइंट को सही मालूमात दी जाए। वो मालूमात ख्वाह उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, रिसर्च से रिलेटेड हो जिसका वो पार्ट है, या किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो। इसके अलावा क्लाइंट की प्रोवाइड की गई मालूमात को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और उसको किसी दूसरे के साथ शेयर ना किया जाए। नंबर 2 इज़ मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि क्लाइंट को तमाम इंफॉर्मेशन प्रॉपर मैनर्स के साथ शेयर की जाए। क्लाइंट हैज़ अ राइट टू मेक फाइनल डिसीजन। क्लाइंट खुद फैसला कर सके कि कंसल्टेशन के गोल्स क्या होंगे और थेरेपी को किस तरह लेकर चलना है। क्लाइंट ऑल्सो हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ल एंड द राइट टू रेफरल एंड द राइट टू सेकेंड ओपिनियन, यानी कि उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो कब सेशन छोड़ सकता है, वो किसी भी रिसर्च में शामिल होने से इनकार कर सकता है, जब वो किसी सेशन में है तो वो रेफरल मांग सकता है, या वो कोई सेकेंड ओपिनियन लेना चाहे तो उसको उसकी इजाज़त दी जाए। Furthermore, client has a right to explanation, clear information about consultation, risk and benefit, यानी कि क्लाइंट को थेरेपी या काउंसलिंग का प्रोसीजर भी इसके साथ डिस्कस किया जाए, उसको बताया जाए कि सेशन का आगाज़ कब होगा, ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्लाइंट को कितने सेशन में आना होगा, उससे कितनी फ़ी ली जाएगी या फ़ी नहीं ली जाएगी, और कौन सा थेरेप्यूटिक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद ये कि क्लाइंट को मुमकिन नताइज और इसके बारे में भी बताना चाहिए। लिहाजा प्रैक्टिशनर्स को मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि वो क्लाइंट्स के इन राइट्स को वायलेट ना करें। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर रिसर्चर। सो एथिक्स को फॉलो करना ना सिर्फ हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस का पार्ट है, बल्कि रिसर्च में भी हमें मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और रिसर्च प्रैक्टिस के दौरान किसी भी किस्म का पार्टिसिपेंट्स को हार्म ना पहुंचाया जाए। सो एथिक्स रिसर्चर की मदद करते हैं कि वो एरर से बच सकें और रिसर्च में किसी किस्म की भी फैब्रिकेशन ऑफ डेटा ना करें, यानी कि डेटा को चेंज ना करें, गलत डेटा पेश ना करें, और जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो अपने पार्टिसिपेंट से लेते हैं उनको सही और एज इट इज़ पेश किया जाए। नंबर 2 इज़ प्रमोट द वैल्यूज़ दैट आर एसेंशियल टू कोलैबोरेटिव वर्क। अक्सर रिसर्चेस बहुत सारे लोगों की कोलैबोरेशन के साथ की जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जहां बहुत से लोग एक रिसर्च पर काम कर रहे हों
उन के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक दूसरे को उनके राइट्स देने चाहिए। जैसा कि ऑथरशिप में पहला ऑथर कौन होगा, दूसरा ऑथर कौन होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, रिसर्च में कॉपीराइट दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, डेटा को शेयर करने की पॉलिसी क्या होगी, और जब रिसर्चर किसी भी रिसर्च को रिव्यू के लिए भेजेगा तो उसमें किस हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से तय करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रिसर्चर उस चीज़ का भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन्होंने नहीं की होती है। नंबर 3 इज इंश्योर दैट रिसर्चर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अगर वो कोई गलती करते हैं या कोई मिसबिहेवियर करते हैं तो वो पब्लिक के सामने जवाबदेह हो सकते हैं। नंबर 4 इज एथिक्स हेल्प टू बिल्ड पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च, यानी कि एथिकल नॉर्म्स और कोड रिसर्चर की मदद करते हैं कि वो अपनी रिसर्च के लिए पब्लिक सपोर्ट भी हासिल कर सकें। मसलन अगर कोई रिसर्चर एक अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करना चाह रहा है लेकिन उसके पास इतने वसाइल ना हो, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिसर्च को फंड करने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि फ़ंड लेने के लिए वो अपनी रिसर्च की क्वालिटी को और उसकी इंटेग्रिटी को बेहतर रखें। इन द नंबर 5, एथिक प्रमोट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़, यानी कि एथिक्स रिसर्चर की मदद करते हैं कि वो मॉरल और सोशल वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर सकें, रिस्पॉन्सिबल बने और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें, क्योंकि रिसर्च में किसी किस्म का भी एथिकल गैप ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट को सीरियसली हार्म कर सकता है। सो लिहाजा अब तक हमने देखा कि हमें साइकोलॉजी में एथिक्स को पढ़ना और एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। एथिक्स ना सिर्फ हमें मदद देते हैं कि हम अपने रवैयों पर गौर कर सकें, बल्कि उनको बेहतर भी बना सकते हैं। द स्टडी ऑफ एथिक्स अलाउ अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन बिहेवियर एंड टू चेंज इट फॉर द बेटर. It allows us to reflect on the behavior of psychologists to give a better understanding of the subject. So, ethics की मदद से हम अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्शंस और गाइडेंस ले सकते हैं। Ethics can also free us from prejudice and dogmatism. हम बहुत से तासुबात से बच सकते हैं और हम एक बहुत न्यूट्रल डिसीजंस ले सकते हैं। Ethics gives directions and guidance. So hence, ethics in an interesting area to study in psychology. अभी तक लेसन 1 में हमने एथिक्स के ओरिजिन पर बात की, हमने एथिक्स की इम्पोर्टेंस पर बात की और उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के साथ डिफरेंस देखा था। तो अब हम अगले लेसन में देखेंगे कि पर्टिकुलरली साइकोलॉजी की फील्ड में हमें एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और एथिकल कोड्स कब और क्यों बनाए गए। तो स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।